अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। बार बार टेक्निकल गलती की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक तो आधा घंटा लाइव आया हूँ मैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज लाइव आने का मकसद ये है कि निज़ामाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम एक जलसे हालात हाज़रा हुआ और बड़ी जोशीली तकारीर हुए। ना सिर्फ सदर के बल्कि दीगर अराकीन की भी बहुत ही जोशीली तकरीर हुई। ऐसा महसूस हो रहा था कि जलसा सुनते वक्त कि अब जलसा जैसा ही ख़त्म होगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अपने अराकीन, एमएलए, कारपोरेटर्स और तमाम कारकुनों के साथ में बाई फ़्लाइट जो है ये फ़लस्तीन जाकर मस्जिद अक़सा को बचाने के लिए लड़ेंगे और शहीद हो जाएंगे। ये जो है तो बहरहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनकरीब तेलंगाना में बल्दिया इलेक्शंस होने वाले हैं और महाराष्ट्र में भी इलेक्शंस होने वाले हैं। तो सदर साहब का मिशन बीजेपी को कामयाब करो, महाराष्ट्र में और तेलंगाना में बीजेपी को कामयाब करो, ये मिशन जारी है। आज से उसकी शुरुआत हुई है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक तारीख़ रही है कि जब भी कोई नए मिशन पे जब ये लोग जाते हैं तो निज़ामाबाद की सरज़मीन को चुनते हैं लोग, क्योंकि निज़ामाबाद के जितने भी मुस्लिम हैं वो बहुत ही जज्बाती है और बहुत जल्दी तकारीरों में आ जाते हैं। आप तारीख़ उठा के देखिए, मजलिस के 60-70 साल की कोई भी यहाँ से यानी सालार मिल्लत के दौर से लेकर गाज़ी मिल्लत हो या हालिया जो हेट स्पीच जो 2012 में जो अकबरुद्दीन ओवैसी की हेट स्पीच दी गई थी, वो भी निज़ामाबाद की सरज़मीन से ही की गई थी। तो आज से कुछ दिन पहले जब जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था तो कुछ बीआरएस के अरकान, अक़लियती क़ायदीन जो बीआरएस में थे, 10 साल गुजरे, बेचारों को कुछ नहीं मिला, लावारसों की ज़िंदगी जिए, यतीमों की ज़िंदगी जिए बीआरएस में मुसलमान। अब आके जो है एमआईएम ज्वाइन किए, कोई कारपोरेटर बनना चाहता, तो कोई मेयर बनना चाहता, कोई डिप्टी मेयर बनना चाहता। तो वो लोग ये जो जलसे के ऑर्गेनाइजर्स थे और वो लोग ही पैसे लगाए जलसे के। बड़ी पब्लिक सिटी के बावजूद तकरीबन हैदराबाद से 200 गाड़ी भर के यहाँ से गए। हर कारपोरेटर को ये बोल दिए थे कि तुम 10 गाड़ी लाना, हर एमएलए को बोल दिए थे कि तुम 50 गाड़ी लाना। पूरा आज हैदराबाद खाली है, पूरे वहाँ पर गए हुए हैं फ़लस्तीन को आज़ाद, मस्जिद अक़सा को आज़ाद करने के लिए निज़ामाबाद से मुहिम चालू की है। तो बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत ही अपनी तवील 1 घंटा 17 मिनट की तकरीर में तवील गुफ्तगू किए और मोदी 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 के साथ में आज एक नाम जुड़ाए। मोदी और अमित शाह का तो रोना 9 साल से 10 साल से रोते आ रहे हैं और फडणवीस के ऊपर भी बहुत रोए और आरएसएस के जो सरबराह है उनका भी नाम लिए। तो इनका मकसद ये है कि अब यहाँ से जो है बीजेपी को कैसा कामयाब करना। महाराष्ट्र में ये मिशन चालू हुआ औरंगाबाद से और यहाँ से इन्हों चालू किए निज़ामाबाद से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसा ही ये 5 रियासतों में इलेक्शन होने वाले हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लबकुशाई और गुस्ताखी करने की कोशिश, आज तक कोई मैका लाल पैदा नहीं हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा। मैं उन तमाम क़ायदीन को और उन तमाम जो भी लोग हैं जो इस गुस्ताखी के ऊपर एहतजाज करते हैं और जो भी बयानबाजी करते हैं, ये जुमला इस्तेमाल करिए कि सरकार की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करा बोलकर। कोई मैका लाल दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सकता या करने की कोशिश कर सकता। तो बहरहाल आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में हुआ, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में हुआ, अचानक से इनको भी मुद्दा मिल गया, उधर से इम्तियाज़ जलील को भी मुद्दा मिल गया। बहरहाल बहुत सारे बातें बोले कि मैं एक एक का तो जवाब देना चाहता था, लेकिन ये क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि 9 साल जो है तेलंगाना में बीआरएस की सरकार रही
और बीआरएस की सरकार में आप जो है पार्ट एंड पार्सल रहे, कभी आप ड्राइवर बने हुए थे, कभी आप स्टेपनी बने हुए थे। यही निजामाबाद की सरजमीन पे आपके मुंह से ये अल्फाज निकले थे कि मैं मरते दम तक केसीआर के साथ रहूंगा, जब तक केसीआर जिंदा है मैं उनके साथ हूं, उनके हयात के बाद में मेरे को नहीं मालूम बोले। तो क्या केसीआर मर गया क्या, जो आप अचानक केसीआर के खिलाफ हो गए, बीआरएस के खिलाफ हो गए? केसीआर यानी बीआरएस के अक़लियती कायदीन को मजलिस में लेना शुरू कर दिए आप। तो पहला सवाल। फिर आज वही बात बोले मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुमको मैं एमपी एमएलए कारपोरेटर बनाना देखना चाह रहा हूं। बहुत अच्छी बात है कि मुसलमानों में एमपी एमएलए कारपोरेटर बनना चाहिए। और एक बात आप ये बोले कि एनडीए 400 से 240 पर आ गई। आपकी तो दिली ख्वाहिश थी ना जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब कि एनडीए 400 पे आना बोल के, आप इंडिया अलायंस को कमज़ोर करने के लिए आप खुद महाराष्ट्र में 7 से 8 सीट लड़े और आप जाके बिहार में लड़ाए इंडिया अलायंस को कमज़ोर करने के लिए। तो ये 240 का सेहरा आप क्यों ले रहे हैं, ये बताइए। मोदी जो कमज़ोर हुआ, मुसलमान हिंदुस्तान के बीजेपी के एजेंटों को, आपके जैसे जो आस्तीन के सांपों को पछाने मुसलमान पछान के जो है आपके नुमाइंदों को वोट नहीं दिए। और आप बोल रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील हार गया, मैं अकेला हो गया। मैं थोड़ा तारीख पीछे जाता हूँ ज़रा, ऐसा किताब के औरखों को। आज से 5 साल पहले जब हिंदुस्तान में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था, ये इम्तियाज़ जलील जब औरंगाबाद लड़ना चाह रहे थे पहली मर्तबा, आप मुखालिफत करे, आप नहीं लड़ना बोले। आप चाह रहे थे कि प्रकाश अंबेडकर के पोतरे को वहाँ से अंबेडकर के पोतरे प्रकाश अंबेडकर को आप लड़वाना चाह रहे थे, वहाँ से आप सौदेबाजी करे थे। इम्तियाज़ जलील हैदराबाद आए बाई फ्लाइट से, आके आपके घर पे धमकी देके गए कि अगर मेरे को मजलिस का टिकट नहीं मिलेगा तो मैं जो है आज़ाद उम्मीदवार लड़ूंगा बोल के वहाँ पर जाके उन बाज़ाब्ता प्रेस मीडिया को एड्रेस करे कि अगर मजलिस का टिकट नहीं मिलेगा तो मैं आज़ाद उम्मीदवार लड़ूंगा। तो सबसे इम्तियाज़ जलील के हार से अगर सबसे ज़्यादा कोई खुश होए तो वो आप असदुद्दीन ओवैसी होए खुश। और हैदराबाद में भी जो है जब पार्लियामेंट इलेक्शन चल रहा था तो इम्तियाज़ जलील के बारे में कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारकुन बात नहीं कर रहा था। अख्तरुल ईमान कर रहे थे सब जने। तो सोशल मीडिया पूरे एमआईएम का उठाकर देखो, कोई भी इम्तियाज़ जलील के पोस्टर नहीं डाल रहे थे। तो इम्तियाज़ जलील अगर इलेक्शन हारा तो फडनवीस को गम हुआ होगा, क्योंकि अगर उन्होंने एमपी बनते तो मेरे ज़्यादा वोट काट सकते थे, उन्होंने हार गए। बल्कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर को दुख हुआ होगा, नरेंद्र मोदी को दुख हुआ होगा, अमित शाह को दुख हुआ होगा। लेकिन आप तो बहुत खुश हुए होंगे कि इन्हें बहुत आगे बढ़ जा रहा था, इन्हें कैसा जीता इन्हें बोल के। तो आपके दिल में तो कलियां खुल गए होंगे आपके दिल में। तो इम्तियाज़ जलील हारने की वजह से आप बहुत खुश हो, ये हकीकत है ये, क्योंकि 5 साल की पुरानी तारीख में सुना दिया आपको। अब आप बोल रहे हैं कि इंडिया मोदी तो कमज़ोर हो गया। मोदी को मर्द बनाने में, मोदी को कामयाब करने में आपसे बेहतर कोई काम करे क्या आज तक, बताइए। आज आप बोल रहे हैं कि मोदी कमज़ोर हो गया, 240। अरे ये तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के सर जाता सहरा, ये कर्नाटक के मुसलमानों के सर जाता ये सहरा कि आपकी साजिश में नहीं आए। आप महाराष्ट्र में उम्मीदवार डाले पार्लियामेंट इलेक्शन में, आप तेलंगाना में इसलिए नहीं डाले, रेवंत रेड्डी का डंडा आपके सर पे था बोल के आप यहाँ पर तेलंगाना में मुंह मूछ के दुम दबा के आप खामोश बैठे हुए रहे। यहाँ पर आप पूरी कोशिश करें महाराष्ट्र में जाके आप इंडिया अलायंस को डैमेज करने की, आप बिहार जाके कोशिश करें, आप उत्तर प्रदेश में कोई लेडी का उसकी तायीद करें, आप जाके वहाँ पर मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन बोल के उसको लेके फिरे पूरा उत्तर प्रदेश में आप। तो आप फुल कोशिश करें। आप बिल्ली जो है आंख बंद करके दूध पी तो ये समझती कि दुनिया नहीं देख रही, आप तकरीर कर रहे हैं आप आंखा बंद करके। तो क्या मुसलमानों का माजी क्या इतना कमज़ोर है, बताइए। मुसलमान को याद नहीं है आप जाके महाराष्ट्र में क्या करें। अरे सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा आज अगर कोई जिंदा है तो लालू प्रसाद यादव जिंदा है, सेक्युलरिज्म को जो जिंदा रखा हुआ है। खैर ठीक है, बहुत सारे चीज़ें उनके भी खिलाफ में कि
वो उसके मामले पे खामोश थे, शहाबुद्दीन की फैमिली के साथ नाइंसाफी कर रही। लेकिन आप पूरा 100% कोशिश करें लालू प्रसाद यादव की बेटी को हराने के वास्ते, आप जाके 3 बार वहां कैंपेनिंग करें, वहां पर तकरीर करें, आप करें नहीं करें? आप बोलिए, क्या लोग इतना बेवकूफ है क्या? बोलते ये कान में बीड़ी रख लेके यहाँ से गाड़ियां भर के लेके गए, आप निजामाबाद में जो है, आप देखिए, आप ये जलसे के पूरा दौरान, यानी एक ग्रुप आता है यहाँ से मजलिस के जलसों में, बाज़ाब्ता लेके जाते पूरा पुराने शहर के सलम बस्तियों से आना जाना फ्री, और 2-2, 3-3 हज़ार रुपए देके, जैसा मोदी कहीं भी बाहर जाता तो यहाँ से बाई फ्लाइट जाते मोदी के चाहने वाले, वो उन्हें क्या तकरीर कर रहा नहीं मालूम, खाली पुकारते मोदी मोदी मोदी। इनके भी वैसे ही रहते चाहने वाले, इन्हों पूरे नांदेड़ से, परभनी से, महाराष्ट्र से सबको गाड़ियां देके आज निजामाबाद में बुला के एक ही सीटियां मार रहे हैं, हंस रहे हैं। अरे वहां क्या तकरीर हो रही, उन्हें क्या बोल रहा, खाली एक शोर गुल, क्या बता रही, क्या पब्लिक में जोश है भाई, क्या पब्लिक में जोश है भाई बोल के। तो पहले ये बताइए कि आज से कुछ दिन पहले आपके ये करीमनगर के एक मोहल्ले में, करीमनगर में एक गुरुवानापेटा विलेज, कुमरावेली मंडल, सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में 27 तारीख के दिन एक मुसलमान का घर जला दिए। एक जो है आपके, उसका नाम है शरफुद्दीन, 21 साल, अच्छे खाते पीते घर का, उसके जाती घर है, गाड़ियां हैं, बहुत दिन से जो है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के निशाने पे था उन्हें। तो उसका जो है उसको पहले एक नई ट्रेजेडी चल रही, पूरे एक नया तौर पे जो है ये बीजेपी आरएसएस वाले क्या कर रही, कोई एक लड़की को तैयार कर रही या एक फैमिली को तैयार करके इन्हें रेप करा बोल के इल्जाम लगा के दूसरे दिन जो है मॉब लिंचिंग स्टाइल में उसका घर जला दे रही। सिद्दीपेट में शरफुद्दीन का घर जला दिए। आपको जो है तकरीर में मध्य प्रदेश में कहीं हाजी शहजाद, मेरा दोस्त, मेरा भाई हाजी शहजाद का घर तोड़ दिए। बोले आप जहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपके तेलंगाना के इलाके में सिद्दीपेट में आपके मामू का भांजा हरीश राव जहाँ का एमएलए है, आपके मामू का भांजा हरीश राव जहाँ का एमएलए है, वहां पर जो है शरफुद्दीन के घर को जला दिए। आज वहां पर 20-22 कुछ घर है, बाज़ाब्ता लिख के लगा दिए मुसलमानों का समाजी बायकाट। आप उनको याद नहीं करे, आप जो है आज तकरीर करे जज्बाती, पूरे तैयार हो जाओ, निकल जाओ, मुत्तहिद हो जाओ आने वाले बल्दिया इलेक्शन में। अच्छा ठीक है, निजामाबाद वाले क्या करें साहब, आपको 2 मरतबा, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं बोलता हूँ, कि निजामाबाद वाले जो है पुरानी 2 मरतबा, इससे पहले बल्दिया इलेक्शन हुआ 18 काउंसलर दिए आपको, फिर इससे पहले बल्दिया इलेक्शन हुआ 22 काउंसलर दिए, 3 माउन थे उसके अंदर। आप क्या करें बताइए, पहली बार लेके पूरी झोली बनाए, लेके जाके जो है कविता अम्मा के, अक्का के गोद में डाल दिए, मामू के गोद में डाल दिए, एक मामूली सी डिप्टी मेयर ले लेके खामोश बढ़ गए। बाजुक बोधन में आपको 8 काउंसलर दिए मुसलमाना, क्या करे आप, वहां लेके जाके मामू के गोद में डाल दिए। एक कोई मुखर्रिर बेचारे सदरी में थे, आरमूर के एमएलए को मुंह तोड़ जवाब दिए कहते बीजेपी वाले। अच्छा इतनी हिम्मत हो गई कि इन्हों जाके आरमूर में एमएलए को मुंह तोड़ जवाब दिया बोल के, कोई एक सदरी में बेचारे, उनका कौन है नहीं मालूम। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2020-21 की बात है, एक शेख शादुल बोल के जीवन रेड्डी एमएलए के कॉम्प्लेक्स में एक मुसलमान को मार के जिंदा जला दिया, वहां पर मारे उसको, पूरा वीडियो बनाए, मारे 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 के बाद में उसको आंच लगा दिए, उन्हें मर गया बेचारा। शेख शादुल के जब पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहाँ थी आरमूर की, बताइए आप, पूरे चूड़ियां पहन लिए थे। आप बताइए, शेख शादुल को मार दिए। ये अमजदुल्ला खां था, यहाँ से हैदराबाद से गया, पुलिस 4 जगह रोकने की कोशिश करी। मैं उसके घर पे जाके 1 लाख रुपए उसकी वालदा को, उसका कुछ डाइवोर्स भी हो गया था, बेचारी के 2 बच्चे थे, उसकी बेवा को अलग हम मदद करे, उसकी वालदा को अलग मदद करे। ये शादुल का भाई उसमें आई विटनेस था। 2 साल के बाद में उसका भी मर्डर हो गया। तो पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर की क्या कर रही थी बताइए? आपके सदर तो चूड़ियां पहन लिए, आपकी पूरी मजलिस, पूरी जमात चूड़ियां पहन ली थी। बताइए, जब मामू के साथ थे, ये शेख शादुल की इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? जीवन रेड्डी के कॉम्प्लेक्स में जो मर गया था सवाले की,
क्यों खामोश थे साहब, आप बताइए। तो वो जो सदरी पहन के जो तकरीर कर रहे थे, मेरा उनसे सवाल है कि आप आर्मूर के दिख रहे, मजलिस के स्वास्थ्य ज्यादा आर्मूर 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 कर रहे थे, तो ये आर्मूर में शेख शादुल की मौता के वक्त कहाँ गए थे? वीजा लगा के अमेरिका चले गए थे, ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, जापान चले गए थे, बताइए आप। शेख शादुल का जो खलेरा भाई था, 2 साल के अंदर उसकी लाश मिली, क्या बोले पी के टक्कर लग के मर गया बोल के केस क्लोज कर दिए। जब कहाँ थे साहब आप? अमजदुल्ला खां आया था, 1 लाख रुपए दिया उनकी वालिदा को, 75,000 रुपए एक जनों को दिया, 50,000 रुपए, हाँ जो जख्मी था उसका भाई, उसको 50,000 रुपए दिया। आज भी रिकॉर्ड है मेरे कने, देख लो आप। तो बहरहाल बुलडोजर की सरकार, हाँ तकरीर में बोल रही कि अच्छा, और एक बात बोले कि असदुद्दीन ओवैसी बोले, कहते तुम मेरी जबान को बंद कर सकते, मैं पार्लियामेंट में इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी जबान को बंद करके बैठूं, मैं 19 करोड़ का नुमाइंदा हूं। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। 19 करोड़ के नुमाइंदे, तुम्हारी जबान जो है, ये इलेक्शन हुआ 9 साल तक जो है 9 मसाजिद शहीद हुए आपके मामू की सरकार में, केसीआर की गवर्नमेंट में। एक मर्तबा आप बताओ कि पार्लियामेंट में आवाज उठाए मामू के खिलाफ में? जो 2014 में आलेर एनकाउंटर हुआ, 6 मुसलमानों को मार दिए, असदुद्दीन ओवैसी तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सकते बोल रहे ना? जब तुम्हारी जबान कहाँ गई थी? हड्डी आ गई थी जबान में तुम्हारे। एक खाना मस्जिद शहीद हुई, तुम्हारी जबान बंद। सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद शहीद हुए, तुम्हारी जबान बंद। आपके खम्मम के कोई विलेज में वहां पर मस्जिद शहीद कर दिए, कोत्तागुड़म फॉरेस्ट एरिया में मस्जिद शहीद करे, आपकी जबान बंद। शमशाबाद में मस्जिद के दीवार कर दिए, शमशाबाद में मस्जिद को शहीद कर दिए, आपकी जबान बंद। 9 साल तक आपकी जबान बंद थी। आज आप निजामाबाद में आके बोल रहे हैं मोदी तू मेरी जबान नहीं बंद कर सकता। मोदी का भांजा कर दिया ना तुम्हारी जबान बंद। केसीआर तुम्हारी जबान बंद करके रखा था, पूरे उलमा मशाइखीन की जबान बंद थी। ठीक है, आप जो है केसीआर से डर रहे थे, आप 9 साल तक जबान नहीं खोले ना, तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सकते मोदी। मैं जो है 19 करोड़ का नुमाइंदा हूं, मैं पार्लियामेंट में खामोश नहीं बैठने वाला हूं। अच्छा, वेलपुर में अब आप जहां तकरीर कर रहे थे ना असदुद्दीन ओवैसी, ये निजामाबाद जाने से पहले आरमूर के, हाँ साहब वो सदरी वाले साहब सुनिए, वेलपुर विलेज में, निजामाबाद में एक वेलपुर बोल के एक मुकाम है, ये आरमूर और निजामाबाद के करीब में आता। मुसलमानों का समाजी बाइकाट हो रहा वहां पर पिछले 1 साल से। समाजी बाइकाट के महीने कैसा? मुसलमान ऑटो ड्राइवर की गाड़ी में कोई हिंदू सवार नहीं करना, रिक्शे में कोई सवार नहीं करना, वहां पर चिकन के दुकान है मुसलमानों के, वो दुकान से कोई गैर मुस्लिम सौदा नहीं लेना। वहां पर जो है एक ओल्ड ईदगाह है, सर्वे नंबर 1299/1, सर्वे नंबर 1299/2, सर्वे नंबर 1299/3, वाइट वफ गजेट नंबर 45A। तो इसमें जो है 29 मई 2009 से 19 से किरकिरी चल रही है, जबकि लोक आयुक्ता का ऑर्डर है इसके फेवर में। खबरस्तान में रोड डाल दिए, खबरस्तान में मंदिर बना दिए। वो आरमूर के साहब से मैं पूछना चाह रहा हूं कि तुम्हारे सदर चुड़िया पहन लिए थे, वहां का निजामाबाद का एमपी आके जुलूस निकाला। कब निकाला? 13 दिसंबर 2023 के दिन। केसीआर से डर रहे थे, ये तो मालूम, दोनों भाया डर के पेशाब निकल जा रहा था दोनों का। ये अब नई सरकार आई ना कांग्रेस की, रेवंत रेड्डी से कहीं को डर रहे हैं आप, ये बताइए मेरे को। तो 5 दिसंबर को रिजल्ट आया, 6 दिसंबर 7 दिसंबर को रेवंत रेड्डी सीएम बना। 13 दिसंबर यानी वाकया हुआ सो 10 दिन, जैसा केसीआर सीट पे बैठते किशन बाग का और सिखों का झगड़ा हुआ बोल के झंडा जलाए सो वाकया हुआ था, फायरिंग हुई, 4 आदमी को मार दिए। फिर एक 2-3 महीने के बाद में जो है आलेर एनकाउंटर हुआ, फिर एक 2-3 महीने के बाद में जो है मस्जिद एक खाना शहीद कर दिए, फिर एक 2 महीने के बाद में आपके जो आर्मी गैरिसोन में जो बच्चे को मुस्तफाउद्दीन को जिंदा जला दिए आर्मी वाले आज तक। फिर उसके बाद में कोत्तागुड़म की मस्जिद शहीद कर दिए, फिर थोड़े दिन में शमशाबाद। तो ये ऐसी सिलसिला चलते आ रहा है। रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट आने के बाद में वेलपुर में एक पुराने खबरस्तान में रोड डाल दिए, एक मंदिर बना दिया वहां पर लाके।
आप खामोश है, आपके सदर खामोश है, वो सदरी वालों से मैं सवाल कर रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी, तुम वन्नी स्क्वाड के नुमाइंदे, तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सकते, मोदी बोल रही, फिर ये मोदी बंद करा तुम्हारी जबान को, क्या रेवंत रेड्डी के डर से खामोश बैठ गए आप वेलपुर क्यों नहीं गए? आज आप निजामाबाद गए थे, वेलपुर जाना था, वहां पर जाके देखना था। नारकेटपल्ली में मस्जिद है सराय मीर, 22 जनवरी के दिन जो है खुली मस्जिद है, वहां पर 2840 गज जमीन खुली है, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट। वहां पर जो है 200 से 250 आदमी, ये जो राम मंदिर का इफ्तिताह था, वहां के पूजा करे, तुम्हारी जबान, तुम्हारे मुंह को लकवा मार दिया। तुम नारकटपल्ली की मस्जिद को नहीं गए आज की तारीख तक, 8 महीने हो गया। हथनूर में ये, उसके बाद में ये जो बकरीद आई थी ना, बकरीद में कितना जुल्म हुआ मालूम आप लोगों को? कितने लोगों के जानवर गिरफ्तार करे। मेदक का एक वाकया सुनिए, आप सबको मालूम है, जितने लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते, एक मदरसे में जानवर हैं, ये बीजेपी के आरएसएस वाले घुस के वो मुल्क साहब को मार के उनके 100 बैला खींच लिए। तो आप में हिम्मत नहीं हुई, आपकी जबान को, आपकी मुंह को लखवा मार दिया, आप जाके ये नहीं पूछे कि अरे क्या तेलंगाना में बैल पे पाबंदी है क्या? नहीं पूछे आप चीफ मिनिस्टर को जाके? क्यों डर रहे भाई आप रेवंत रेड्डी से? था ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को। जंगी चरले पे फिसाद हुआ, बच्चों को लेके जाके जेल में डाल दिया, पूरा रमजान तमाम बच्चे जेल में रहे। आप जाके एक वक्त नहीं मिले, आप जाके रेवंत रेड्डी को नहीं बोले, एहतजाज कर देना था आप धूम मचा देना था, पूरा तेलंगाना बंद का ऐलान कर देना था, आप नहीं करे। आप बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के मिनिस्टर आके वहां पर बैठ के गड़बड़ करे। फिर उसके बाद में आपके मस्जिद मुस्तफा जो एनटीआर नगर पे है, लाके मस्जिद पे बाटल में पेशाब भर के फेंक दिया, पुलिस वाले बोले शराबी था, शराब था बोल के केस क्लोज कर दिए। आपके जो मोइनाबाद में जो मस्जिद को शहीद कर दिए 23 जुलाई के दिन, पुरानी कुतुबशाही मस्जिद, मस्जिद है जागीरदार। आप एक वक्त दौरा नहीं करे। आपको जो है पूरे हिंदुस्तान के जुल्म सितम की कहानी याद आती है। आप तकरीर में माइक में ठहरते तेलंगाना में, आपके बगल में मस्जिद को शहीद कर दिया, आप कभी जिक्र नहीं करते, आप कोई तकरीर नहीं करते। आप अच्छा, 2 वाकयात पेश आए रेप के केस के। कामारेड्डी की बात कर रहे हैं, कोई वकील 25 लाख खा गया, 30 लाख खा गया बोल के। आप बताइए कामारेड्डी में क्या मजलिस का एक आदमी गया क्या अभी तक? आज की तारीख तक कोई मजलिस वाले नहीं गए। कितने की बच्चे जेल में हैं अंदर। आप जाके रेवंत रेड्डी से ये नहीं पूछे साहब, एक मासूम बच्ची का रेप हुआ, पुलिस वाले कंप्लेंट दिए, केस बुक हुआ, उसको आज तक वो पीटी सर को नहीं गिरफ्तार करे, वो बच्ची को गायब कर दिए, बच्ची की अम्मा को गायब कर दिए पुलिस वाले। आज की तारीख तक वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। खाली बच्चे जमा होके स्कूल में एहतजाज करे, कोई क्रिश्चियनों का स्कूल है, एहतजाज करे, 100 वालों के ऊपर सर्कल को मारे बोल के तकरीबन 60-70 बच्चों को डाल दिए, एसआई को मारे बोल के 60-70 बच्चों को डाल दिए, कांस्टेबल को मारे बोल के 60-70 बच्चों को डाल दिए, एक जवान को, एक होमगार्ड को मारे बोल के 60-70 बच्चों को डाल दिए केसेस में। तो आप जाना था ना भाई कामारेड्डी, आपको क्या हाथों को पैरों को मेहंदी लग गई? आपके बैठ जाना था, कैसा गिरफ्तार करते, कैसा वो नाके के सामने बैठ के कमिश्नर ऑफिस कामारेड्डी के सामने बैठ के आप जो है एहतजाज करना था। आप यो एफआईआर के कापियां लाके जला देना था, पूरे पूरे बच्चों को एंटीसिपेटरी बेल दिलाना था। आप नहीं करे। आज बच्चे जाके वो बेचारे जमीयतुल उलमा वाले कमिश्नर से बात करे, मोहम्मद अली शब्बीर साहब से पूरे बच्चों को सरेंडर करे, वो बच्चे जेल में सड़ रहे वहां पर, जंगी चला के पूरे बच्चे रमजान में अंदर। बोधन में एक रेप हुआ ना साहब, मजलिस का क्या कारनामा है बताइए बोधन के रेप केस में? ये अमजदुल्ला खान यहाँ से बोधन गया, जाके हंगामा करा, उसको गिरफ्तार कराया, सिटिंग कारपोरेटर, ये 15-20 दिन में वापिस आ गया उन्हें जेल से। आप एहतजाज करे, कैसा आता उन्हें? पीडी एक्ट डालो, साले को अंदर बोलना था। आपको ताकत कई को देना साहब, सियासी ताकत आपके कारपोरेटरों कई को जिताना बताइए। अब आने वाले बल्दिया इलेक्शन में आप बोल रहे हैं मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा करो, मेरे काउंसलरों को जिताओ, मेरे कारपोरेटरों को जिताओ, तुम ले क्या कांग्रेस की झोली में डाल देते। पहले तो ये कोशिश करते कि वोट डिवाइड करके पूरे बल्दिया इलेक्शन में जो है बीजेपी आ जाओ बोल के, पहला टारगेट इनका। दूसरा टारगेट अगर नहीं हुआ सक्सेस, पहला टारगेट तो एक कारपोरेटर को जमा करते, डाल देते, फिर वही डिप्टी मेयर ले लेते, निजामाबाद में खामोश बैठ जाते आप। आपका ये प्लान है, असल प्लान है, प्लान बी लेके निकले हुए हैं आप। अच्छा, आपके बोधन में जो रेप हुआ 6 अगस्त के दिन, वनपर्ती में मुसलमान बच्चियों के इस्काफा खींच दिए, हाथा मोड़ दिए। कोई एक मजलिस का एमएलए गया वनपर्ती, बताओ आप मेरे को।
आप करो मेरी मुखालिफत, अब शुरू हो जाते, पूरे आईटी सेल जिंदा हो जाती, तुम क्या करे, तुम वैसा करे, क्या वक्फ की बिल पे जो है असद साहब ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। सबसे बड़े लुटेरे वक्फ के आज सबसे बड़े मुजाहिदे वक्फ बने हुए आप जो है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को इस्तेमाल कर लिए अपना हैदरा से बचाने के वास्ते, बिल्डिंग को मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को सेफ का पेश करके आप अपनी बिल्डिंग बचा लिए। आप आज आप बोल रही, आप मेरे को बताइए असदुद्दीन ओवैसी साहब, आज वक्फ की बिल के ऊपर आप निजामाबाद में बहुत पुकारे वक्फ 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 बोल के, 94 में आप एमएलए बने, असदुद्दीन ओवैसी बिकेम द वक्फ बोर्ड मेंबर इन 1994, पहली मरतबा आप वक्फ बोर्ड के मेंबर बने। वक्फ बोर्ड के मेंबर 94 से लेके जब तक आप एमपी बने, एमपी बनने के बाद में यानी एमएलए के कोठे में आप एमएलए, मुतवल्ली में आपके अकबर निजामुद्दीन जो दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक के भी चेयरमैन है, हाल तक भी जो है उन्होंने जामिया निजामिया के वाइस चांसलर थे। कितने केसा है बताइए उनके ऊपर, सीबीआई के केसा, सीआईडी के केसा, वक्फ बोर्ड के कंप्लेंट उनके ऊपर। मुतवल्लीशिप में अकबर निजामुद्दीन आपके ही आदमी, वकील में आपका आदमी, आप मस्जिद के शिया आपका आदमी। एक वक्फ बोर्ड में 1994 से 6 से 7 आदमी आपके। आप जब एमपी बन गए तो एमपी के कोटे में आप, एमएलए कोटे में आपका आदमी, एमएलसी कोटे में आपका आदमी, मुतवल्ली कोटे में आपका आदमी, वकील के कोटे में आपका आदमी, यानी 70% ऑफ वक्फ बोर्ड आपके कंट्रोल में रहते हुए 1994 से लेकर 2024 तक आज वक्फ में जितनी तबाही हुई सब में आपका उसमें वो है। एक ऐसा पेपर निकाल के बताओ कि दरगाह हजरत मदनी ईसा रहमतुल्लाह अलैह विशाखापट्टनम की जो ज़मीन है, वो ज़मीन को जो है जब दौरे आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट थी, इसको लीज पे दे रहे थे, मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर था, मैं डिसेंट नोट लिखा, नहीं देना चाहिए, ये वक्फ प्रॉपर्टी है बोल के आप लिखे। 2200 एकड़ जमीन 1100 एनटीपीसी को दे दिए, 1100 एचटीपीसी को दे दिए। आप वक्फ बोर्ड के मेंबर, पूरी शमशाबाद की दरगाह हजरत हमारे पहाड़ी शरीफ की जो दरगाह है शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की, पूरी दरगाह की जमीन 700 एकड़ एयरपोर्ट को दे दिए। आप वक्फ बोर्ड के मेंबर, आप जाके इनाग्रेशन में हिस्सा कैसा लेते आप बोल देना नहीं वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे एयरपोर्ट बना, मैं जिंदगी भर वो इनाग्रेशन में नहीं आ सकता। मनमोहन सिंह के बाजू कौन बैठे हुए थे? आपकी आत्मा बैठी हुई थी, या आपका शैतान बैठा हुआ था, आप थे, आपके भाई थे, पूरे एमएलए थे ना, सोनिया गांधी के और मनमोहन सिंह के बीच में बैठे हुए आप थे। क्यों गए भाई आप? जब वो वक्फ की जायदाद, आप वक्फ की जायदाद नहीं मानते, वो एयरपोर्ट की जायदाद को आप गए। फिर लगड़ा पार्टी राजगोपाल राजशेखर रेड्डी के पीरियड में दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जमीन पे आज जो है उससे आगे कोकापेट बोल के लैंड है, केसीआर के दौर में गवर्नमेंट लैंड राज करे तो 1 एकड़ 100 करोड़ में गई, 100 करोड़ में 1 एकड़ जमीन गई। तो उसके बाजू की जमीन कितने की होंगी बताइए आप? कोकापेट से पहले आता दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की दरगाह, जहां पर लगड़ा पार्टी राजगोपाल हु वाज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विजयवाड़ा, कांग्रेस का एमपी था। जब आंध्रा तेलंगाना का झगड़ा चल रहा था, ये वक्फ के लुटेरे को, ये वक्फ की जायदाद पे कब्जा करके लैंको हिल्स बना के बेचने वाले को आपका एमएलए अहमद बलाला आज निजामाबाद में आपके बाजू बैठा हुआ स्टेज पे, ये एमएलए लेके जाके फलकनुमा में उसको टिफिन खिलाया नहीं खिलाया, आप पेश करो, आप नहीं खिलाया बोल के मेरे करें वीडियो फोटो से मैं पेश कर देता हूं उसके। वक्फ के लुटेरे से आपकी कहीं की हमदर्दी बताओ? आ जाके मुसलमानों में रो रही, मुसलमानों इत्तेहाद कर दो, मेरे को वोटा दे डालो, मेरे पार्टी के कैंडिडेटों को दे डालो। 18 दिए मामू के गोद में डाल दिए, 12 दिए मामू के गोद में डाल दिए, अब फिर देते। प्लान है बीजेपी पूरी निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में म्यूनसिपैलिटी आ जाना, बीजेपी का मेयर आ जाना, बीजेपी का मेयर ला रही हूं, सुन लो आज की बात, मेरी तकरीर उठा के रख लो। निजामाबाद में बीजेपी का मेयर बनाएंगे इनू, आरमूर में बीजेपी को जीतेंगे इनू, बोधन में बीजेपी को जीतेंगे इनू, महाराष्ट्र में बीजेपी को जीतेंगे इनू। अगर नहीं जिता सके तो इनके काउंसलरों को लेके जाके फिर डाल देते रेवंत रेड्डी के गोद में, डिप्टी मेयर ले लेके घर को आ जाते। तो 2 प्लान है, प्लान बी। तो बहरहाल मेरा बोलने का मकसद ये था कि आज का ये जो जलसा है ये हिडन एजेंडा है इनका। ये हिडन एजेंडे के तहत जो है एमपी साहब निकले हुए हैं जलसे करने। अब भैंसा जाएंगे शायद, अब इसके बाद में
अब वफ़ का फिर एक बड़ा 15 को मैं सुना कि 10-15 दिन के बाद में अब वो पूरों को निकालेंगे। जैसा आपको मालूम होना चाहिए, ये तेलुगु देशम के पीरियड में पूरे उलमा मशाइखीन को लेके फिर रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी गाँव फिर रहे थे। तो बाद में क्या हुआ बताइए, फिर जाके इन्होंने कांग्रेस की तायद कर दिए। अब ये वक्फ बिल के मामले पे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को ले लेके फिर निजामाबाद आएंगे वक्फ की बिल को बचाने के वास्ते बोल के एक प्लानिंग चल रही है। अब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को हम बार बार बोल रहे हैं कि आप इतने बड़े आदमी हैं, आप ऑल इंडिया मुसलमानों के आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप सदर है, आप मुसलमानों की आन चान बान है, आप कोई मजलिस की इब्तदाई के सदर नहीं है। जहाँ असदुद्दीन ओवैसी बुला रहा, आप जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं स्टेज पे, आप थोड़ा आप अपनी इज्जत रख लीजिए, आप थोड़ा अपनी अहमियत रख लीजिए। ये मजलिस के इब्तदाई के सदर या कारकुन बन के आप मत काम करिए, आपको पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का देखने का है। ये जो 20-22 वाकयात हुए, ये कांग्रेस आज़ाद होने के बाद, ये कांग्रेस पावर में आने के बाद से लेके आज तक, क्या मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी एक मरतबा कोई स्टेटमेंट दिया बताइए आप? कई के सदर है भाई आप, कई के ऑल इंडिया मुस्लिम सदर है, बोलो खाली अखबारी बयान देने की है आप, नहीं दिए सदर। बच्चियों के रेपा हो जा रहे हैं, नहीं दे रहे, बच्चों पे केसा बुक हो जा रहे हैं, नहीं दे रहे, बच्चे जेलों को चले जा रहे हैं, नहीं दे रही। फिर खाली रस्म इजरा के वास्ते चीफ मिनिस्टर करने जाते आप। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप किताब लिखे, आपसे बड़ा कोई आलिम है ही नहीं, आप वो नापाक हाथों में देना ही नहीं वो किताब जाके रेवंत रेड्डी के, आप उससे रस्म इजरा कराए, क्या क्या किस्से कर लिए की, क्या क्या नहीं की। फिर बाद में वो निकल के हमने मुसलमानों से जैनूर के बारे में बोला, ठीक है। आपको हाजी शहजाद याद आया आज, असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको हाजी शहजाद याद आया, आपको अय्यूब खां, जैनूर के अय्यूब खां याद नहीं आए आपको? क्यों याद नहीं आए? जैनूर में अय्यूब खां बोल के एक मुसलमान के घर पे हमला करे, ये जैनूर का पूरा ड्रामा सुनिए आप। एक पे रेप का इल्जाम डाले, वो बच्चे का घर जला दिए। उसके बाद में ये अय्यूब खां साहब कोई कांग्रेस के, इनके पूरे 7-8 भाया हैं इनके, उन लोगों के पूरे घरों को डैमेज करे। 4 मसाजिद, जामे मस्जिद पे हमला हुआ, बिलाल मस्जिद पे हमला हुआ, अबू बकर मस्जिद पे हमला हुआ, नूर मस्जिद पे हमला हुआ। आप जो है ये पूरे वाकयात पे आप खामोश रहे। नहीं, जैनूर के मुसलमानों के साथ ना इंसाफी, खत्म, एक बयान दे दिया, निकल गए चुटकुली मार के। आप जाना था ना साहब, आप जैनूर क्यों नहीं गए बताइए? कि आपके हाथों पैरों को मेहंदी लगी हुई है, ठीक है, आप जैनूर में गए तो आदिवासियां एहतजाज करेंगे या कुछ करेंगे, आपकी जान को खतरा है। आप मोदी की सिक्योरिटी लेके फिर रहे हैं आप अमित शाह की सिक्योरिटी में आप अमित शाह को गालियां दे रहे हैं। क्या फिक्सिंग चल रही है देखो आप। अगर फर्ज करिए इन्हों अगर मोदी के सच्चे अगर दुश्मन होते तो उमन क्या होता, सियासी इख्तलाफात में फौरी सिक्योरिटी हटा देते। आप गौर करें ना, जैसा पहले बीजेपी पावर में आते राहुल गांधी की सिक्योरिटी निकाल दिए थे, आपके रेवंत रेड्डी सीएम बनते ही क्या करा, केसीआर की, केटीआर की, हरीश राव की, एक एक गनमैनों पे ला दिया सबको। तो ये सियासी दुश्मनी में क्या होता, पहले सिक्योरिटी हटा देते, नहीं, यहाँ बढ़ते जा रही, इन्हों एक्स में आए, वाई सिक्योरिटी मिली, अब Z++ यानी मोदी को जितनी सिक्योरिटी है इनको उतनी सिक्योरिटी मिल रही। फिर इन्हों मोदी के दुश्मन कैसा हो गए? पूरे हिंदुस्तान में जो भी मुसलमानों की बात कर रहा, फौरी बुलडोजर उनके घर पे आ रहा नहीं आ रहा, फौरी ईडी उनके घर पे आ रही नहीं आ रही, फौरी इनकम टैक्स आ रही, इनको 70 का चालान नहीं होता साहब। इन्हों मोदी को गालियां दे देते, मुंह को आए वैसा, इन्हों अमित शाह को बोल देते, इन्हों आरएसएस के चीफ को बोल देते, इन्हों जो है सबको बोल देते, 70 का चालान नहीं होता इनके ऊपर। 10 बजे जलसा खत्म करना, 10:30 तक करे इन्हों तकरीर। आप बताओ क्या निजामाबाद पुलिस इनके ऊपर केस बुक करती? नहीं। तो कैसी मैच फिक्सिंग, इधर कांग्रेस भी खुश, इधर बीजेपी भी खुश। प्लान ए बीजेपी को पावर में लाना है, मेयर बनाना है निजामाबाद का, नहीं हुआ। प्लान ए मुसलमानों को अक्ल आ गई, प्लान बी अपने काउंसलरों को जिता लेना, एमबीटी के नाम पे लेके जाके रेवंत रेड्डी की झोली में डाल देना। आपको ये जैनूर के जले हुए मकानात, 140 दुकाना याद नहीं आए आपको? रिलीफ भेजते 18 करोड़ का थे। अरे मैं बार बार पुकार के बोल रहा हूं, आप बताइए जो गवर्नमेंट जो रिपोर्ट देती, जैसा हमारे जलसे में बड़े बाजार में 10,000 आदमी आए, दूसरे दिन एसबी वाले रिपोर्ट क्या देते, 200 आदमी थे, इंटेलिजेंस वाले देते 100 आदमी थे, सेंट्रल इंटेलिजेंस तो 85 बोलती। तो मैं एक दिन एक ऑफिसर को पूछा, रहे मियाँ क्या कमीने रे तुम लगा, ये 200 आदमी बोल के दिए, 10,000 आदमी जलसे में थे। तो नहीं साहब, हमारे को ऐसा बोलते, रिपोर्ट देना बोल के। तो गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट आती, 18 करोड़ की जो रिपोर्ट आई, तो बाजू जीरो लगाओ आप, 180 करोड़ समझो।
मैं आपको बोल रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, 200 करोड़ से कम नहीं है वो वहां पर जैनूर में जो फिसाद हुआ। आज की तारीख तक अभी भी वो जो दुकान जली उसकी राख नहीं उठा सक रहे जाके मुसलमान, कोई रिलीफ नहीं लेके जा सक रहे। जैनूर में इमरजेंसी डिक्लेयर है वहां पर, आज मुसलमानों को किसी को अंदर जाने नहीं दे रही। हालिया जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई थी, हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हमारे खालिदा परवीन और कोई लोग गए थे, उनकी रिपोर्ट पढ़ो, मैं आज रिपोर्ट डाल रहा हूं उनकी, देखिए क्या हालत है, खून के आंसू रोना। क्या गुजरात गुजरात गुजरात, मध्य प्रदेश बोल रही। गुजरात मध्य प्रदेश का पार्ट 1 पार्ट 2 देखना है तो जैनूर में आके देखो आप। अरे जाके उसका घर, जिसका घर जला दिए सिद्दीपेट के मंडल में, उसके दिल पे क्या गुजरी होंगी। गुरुवाना पेट में जो शरफुद्दीन का घर जला दिए, उसको याद नहीं करे असदुद्दीन, जाके जो है हाजी शहजाद अली का घर जला दिए। मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, मजलिस को ओढ़ दो। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि आप जो है वेलपुर पे खामोश रहे, नारकेटपल्ली पे खामोश रहे, हथनूर मंडल में जो वाकया पेश आया दौलताबाद में उस पे खामोश रहे, जंगी चरला पे खामोश, मस्जिद मुस्तफ़ा पे खामोश, मेदक में खामोश, ओल्ड कुतुबशाही जागीरदार मस्जिद की शहादत पे खामोश, बोधन रेप केस में खामोश, आपके वनपर्ती में मुसलमान बच्चों के साथ हुआ खामोश। मेरे पास एक आपके सूर्यापेट का FIR है साहब, ये FIR अगर आप पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाना, अगर किसी को होना तो कापी आके लेके जाओ। एक मुसलमान को पोलिंग के दिन रात में, जिस दिन रिजल्ट निकला, बीजेपी के 8 MP जीते, जश्न मनाए लोग, जश्न मना के एक वार्डन को, एक बच्चे को, मुस्लिम तेलंगाना मुस्लिम माइनॉरिटी हॉस्टल के कोई बच्चों को छेड़ लेते तो उन्हें एतराज करा तो निकाल के उसको मार दिए, परमानेंट उन्हें बिस्तर पे हो गया। सेक्शना क्या लगाए पुलिस वाले उसको, देखो आप 341, 326, 323। आज तकरीबन 6 महीने से लड़ रहा हूं, जब से पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ है, बच्चे के वास्ते 307 नहीं करा सक रहे हम। और आप देखे तो बोल रहे हैं मेरे को सियासी कुव्वत दे दो, मेरे को वो कर दो। आपके ये रामपुर विलेज जो नरसापुर निर्मल डिस्ट्रिक्ट में बच्चों को रोक के मारे, ये तमाम में आप खामोश थे ना साहब। अब आप किस हैसियत से, किस दावे से आप आके मुसलमानों के वोट मांग रहे मेरे को नहीं मालूम। तो मेरी तमाम तेलंगाना के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि इनका प्लान A प्लान B में मत आइए आप लोग। इनका जो प्लान A है और प्लान B, मैं आपको खुला वाजे बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में। और एक चीज, इम्तियाज जलील जो है बड़ी रैली निकाले पूरे मुसलमान, वो चली 3 दिन तक पूरा इम्तियाज जलील गुस्ताख रसूल के खिलाफ में। अब जा रहे हैं अभी उसको शहीद कर देने को, ऐसा बना इन रीना। आप बताइए, अगर फर्ज करिए गवर्नमेंट अगर नहीं चाह रही तो मार के इम्तियाज जलील के कानवे को औरंगाबाद में सरेंडर करके, औरंगाबाद में बंद करके उसको हाउस अरेस्ट कर देती। फडणवीस सरकार और वहां पर जो बीजेपी शिवसेना की जो सरकार है, वो ये चाह रही कि मजलिस मजबूत होना, ये इंडिया अलायंस के वोट काटना, कांग्रेस के और एनसीपी के वोट काटना बोल के ये इम्तियाज जलील को शोषा दिए, रैली निकालो। इन्होंने रैली लेके गए इम्तियाज जलील साहब, ठीक है भाई, गुस्ताखे रसूल के खिलाफ में रैली निकाले, मैं भी आपकी तारीफ करता हूं, पर ये स्टेज मैनेज रैली थी, क्या करे इन्हों बताओ आप। ना सीएम से मिले, ना इन्हों बैठ जाना था वहां जाके धरना, कोई मैदान पकड़ लेके बैठ जाना था। आप आउटस्कर्ट में मुंबई नहीं जाना था, आपकी जान को खतरा था तो आप बैठ जाना था। ऐसा जैसा रैली को सरकारी एतबार पे वेलकम हो रहा, पुलिस वाले सलूटा मार के छोड़ रहे हैं, अभी रील बना रहे हैं 18 घंटे। मैं जो है गाड़ी के टॉप पे बैठा, इन्हों रील बना रही, पूरे रीला चले। आप बताइए, वो रैली निकाले ना, ठीक है, आप जमा करें ना, मुसलमान जज्बात में बाहर आए। आप मुसलमानों के इम्तियाज जलील ने मुसलमानों के जज्बात को खेला। अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई बुलाए तो मुसलमान नहीं आते, अरे नको भाई, ये बुला रहे इन लगा, बुला के ऐसी, फिर आप अचानक वापिस भी हो गए। जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं होता, जो महाराष्ट्र में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जो कोशिश करा, वो स्वामी जब तक गिरफ्तार नहीं होता, जब तक उसके ऊपर PD एक्ट नहीं डालते, जब तक उसको सजा नहीं होती, आप बढ़ जाना था। ये पूरी आवाम को लेके आप बढ़ जाना था। ये पूरा सरकारी खर्चे पे रैली निकली थी। अब हो सकता है कि भाई मेरी तनकीद करेंगे, IT से लग जाएंगे पीछे मेरे। मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूं, जब हम 1 मिलियन मार्च निकाले थे, उस वक्त पे कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे अंजनी कुमार थे, कितना तंग करी भाई पुलिस। वो टाइम पे गवर्नमेंट हमारे को
मेरे मुश्ताक मलिक के दिल से पूछो आप कितना तंग करे। दिन में 10:30 बजे कमिश्नर ऑन रिकॉर्ड आके बोल दिया परमिशन कैंसिल हो गया, रैली का मत निकलो मुसलमानों बोल के। जितने लोग आए थे ना वहां पर 1 मिलियन मार्च में, पूरों पे हर पुलिस स्टेशन में मुश्ताक मलिक बेचारे उनके ऊपर केसेस बुक करे। तकरीबन मैं समझता हूं हम 1 मिलियन मार्च करे थे वो एनआरसी के खिलाफ में, तो हमारे ऊपर 60 से 70 केसेस बुक हुए। क्या इम्तियाज जलील पे एक केस बुक हुआ? क्या इम्तियाज जलील को पुलिस रोकी? बताओ आप, 1 मिनट में रोक देते। मैं कल ऐलान करता हूं, चलो सेक्रेटेरिएट, मेरे घर से निकलने देते। मैं खाली एक कामारेड्डी में रेप हुआ, मैं फोन पे बात करा, फोना टेप करना फिर शुरू कर दिए। मामू फोना टेप कर रहा था बोल के चिन्नन्ना बहुत बोल रहे थे, अब चिन्नन्ना भी फोना टेप करना स्टार्ट कर दिया। सबके फोना टेप हो रही। कांग्रेस गवर्नमेंट के दौर में तकरीबन लीडरों के फोना टेप कर दी पुलिस। मेरे को वो बच्चे बोले तो ठीक है मैं कल आता हूँ सुबह में। बोला मैं सुबह पुलिस के 2 गाड़ियां मेरे घर पे आ गए। साहब कामारेड्डी जा रही कहते ना, हमारे ड्राइवर को पूछ रहे हैं, हमारे उनको पूछ रहे हैं, हमारे पूरे एमबीटी वालों को मखबरा फोना कर रहे हैं। अच्छा कैसा तरीके से फोन करते? डायरेक्ट पुलिस वाले नहीं करते। हमारे भी पार्टी में रहते ना थोड़े पुलिस के मखबरा, अरे साहब क्या कर रहे हैं, साहब आज कामारेड्डी जा रहे हैं तो हम भी चलते। अब हम बोलना हो हम जा रहे हैं। तो बहरहाल अब मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि जैनूर का फिसाद हुआ, मैं गया रोक दिए। इम्तियाज जलील को रैली लेके बंबई तक आने दिए पुलिस वाले, मेरे को वेलपुर को, मेरे को आपके जैनूर नहीं जाने दिए। तो आप समझो कि ये जो इम्तियाज जलील की रैली थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का ये वर्ड इस्तेमाल करके इन्हों अपनी पॉलिटिकल बिरयानी पका लिए। इन्हों जो पूरे आम मुसलमानों को ये बताए कि मेरे सिवा कोई नहीं है, वो यहाँ पर मेरे से डीलिंग करो, मैं बीजेपी को ला सकता हूँ फिर से पावर में बोल के। तो बहरहाल अब इनका प्लान चालू हो गया। मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ कि अब ये जलसे होंगे। अब महाराष्ट्र में भी पड़ते पानी में गए थे, वहां तकरीर करे, अरे मुसलमानों वक्फ को बचाओ। पड़ते पानी में तकरीर हो रही, मुसलमानों वक्फ को बचाओ। अब इनको एंटीला याद आ जा रहा। आपके 2 एमएलए थे ना साहब, वारिस पठान एमएलए थे और आपके इम्तियाज जलील एमएलए थे। 5 साल फडणवीस सीएम था। मेरे कने कई फोटो हैं। फडणवीस की बर्थडे के दिन, एक दिन ऐसा था कि बकरीद की ईद थी और फडणवीस की बर्थडे भी आई थी। तो बकरीद की ईद के दिन ये दोनों एमएलए जाके फडणवीस को हैप्पी बर्थडे बोले। तो जब ये फडणवीस इनको दुश्मन नहीं दिखा, आज फडणवीस दुश्मन दिख रहा। ये 2 एमएलए जब महाराष्ट्र असेंबली में थे, इनको कभी जब वो वक्फ प्रॉपर्टी पे, मदरसे की प्रॉपर्टी पे एंटीला बना हुआ है बोले, जब याद नहीं आया। आज असदुद्दीन ओवैसी को एंटीला याद आ गया। अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के आज से 5 साल पहले यानी 10 साल पहले जब ये 2 एमएलए जीते थे, एक जलसे में तकरीर में बोले थे उन्होंने कि जिस दिन मजलिस के यहाँ 5 एमएलए जीत लेंगे, एक भी जिता के बताओ, मैं ये एंटीला तुड़ा के बताता हूँ बोल के। अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर है ना, ऑन रिकॉर्ड है। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी जाके एहतजाज करे मजलिस के 2 एमएलए जब थे, जब बताइए आप, नहीं करे ये 2 एमएलए। और एक बात, हमारे वारिस पठान की कोई घर में फंक्शन था, कोई घर का फंक्शन था उनका, तो ये वारिस पठान जो है अपने घर में फडणवीस को बुला के पूरे खवातीन के सामने ला दिया, चीफ मिनिस्टर को। ये इम्तियाज जलील जो सरकार की शान में गुस्ताखी करे, हम एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें औरंगाबाद आया तो इनू जाके उसके पेट में मुंडी डाल के मिल रहे इनू। तो आप समझो ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है, ये इसको समझिए। आने वाले खास तौर पर पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि ये असदुद्दीन ओवैसी 9 साल केसीआर के दौर में 9 मसाजिद शहीद हुए, खामोश थे, मुसलमानों के इनकाउंटर हुए, खामोश थे। ये 2 एमएलए जीते थे इनके, 5 साल महाराष्ट्र में खामोश रहे, महाराष्ट्र के जुल्म हुआ। ये इम्तियाज जलील जब एमपी बने, इन्हों खामोश रहे। अब फिर इलेक्शन आया तो फिर कोशिश कर ले रहे हैं कि 1-2-4 एमएलए को जिता लेंगे और जो है इंडिया। बहरहाल वो क्या होने वाला है नहीं मालूम। तो अब मिशन बीजेपी जिताओ महाराष्ट्र, मिशन बीजेपी जिताओ तेलंगाना पे सदर मोहतरम निकले हुए है। आम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि इनके हथकंडों से होशियार रहिए। ख़ास तौर पर निज़ामाबाद के मुसलमानों, आप 2 मरतबा आजमाएं। एक मरतबा 18 काउंसलर दिए, एक मरतबा 22 काउंसलर दिए। इन्हों लेके जाके मामू की झोली में डाले। पूरे तेलंगाना के अजलाओं से, मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि आप जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जब आएंगे तो इनके कारपोरेटर्स जीतेंगे तो फिर कांग्रेस मजबूत होंगी इंशाअल्लाह। अब लोग बोलते हैं ना भाई आप बीआरएस के भी खिलाफ में हैं, आप जो है कांग्रेस के भी खिलाफ में, तो क्या हम बीजेपी को वोट देना? ये मजलिस का आईटी सेल बोलता है।
अब निकल जाते, क्या किसको वोट देना? मजलिस बचाओ तहरीक पूरे जिलों में आने वाले बल्दिया इलेक्शन में हम ठहराएंगे इंशाल्लाह। निजामाबाद में भारी कामयाबी होंगी, आरमूर में भी होंगे, भैंसे में भी लड़ाएंगे हम, निर्मल में भी लड़ाएंगे हम, नलगुंडे में भी लड़ाएंगे। जहां जहां पर मजलिस बचाओ तहरीक, पढ़े लिखे बच्चों से मेरी गुजारिश है, जो डॉक्टर्स है, जो इंजीनियर्स है, एडवोकेट्स है, आप लोग आओ भाई, पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम में आओ। एक वकील अगर काउंसलर बनेगा ना, उन्हें कौम के लिए डबल फायदा, इधर कोर्ट में भी लड़ेगा मुसलमानों से, इधर ऐवान काउंसिल में भी लड़ेगा। एक डॉक्टर अगर काउंसलर बनेगा तो उन्हें दवाखाने में भी मदद करेगा, उन्हें ऐवान काउंसिल में भी मदद करेगा, मैदान में भी मुसलमानों की मदद। एक इंजीनियर काउंसलर बनेगा, अगर उन्हें इंजीनियर काउंसलर बनेगा तो उन्हें कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी मुसलमानों की मदद करेगा, उन्हें ऐवान काउंसिल में भी उन्हें मुसलमानों के ऊपर लड़ेगा। उन्हें ऐसे लड़ने झगड़ने वाले नौजवान बच्चों से मेरी गुजारिश है, आप लोग आगे आओ, मजलिस बचाओ तहरीक का दामन पकड़ो। मैं आपको कारपोरेटर बनाता हूं, मैं आपको काउंसलर बनाता हूं, मैं आपको अमजदुल्ला खान बना के पेश करता हूं डिस्ट्रिक्ट का। अगर डिस्ट्रिक्ट में कुछ हुआ तो अमजदुल्ला खान को याद नहीं करना, आप वहीं अमजदुल्ला खान बन के आप उनके हुकूक के लिए लड़ने वाले ऐसे नौजवान आगे आओ। आप आओ ना, हमारी जमात का वहां पर प्रेजेंस है, कई डिस्ट्रिक्ट में हमारी जमात का प्रेजेंस नहीं है। आप लोग डायरेक्ट आइए, बोलिए कि आई वांट टू फाइट फ्रॉम सो एंड सो वार्ड, मैं आपके साथ हूं। और पैसा, मनी, यकीनन मनी मेक्स वंडर्स इन पॉलिटिक्स, लेकिन जब सच्चा आदमी सामने आता है तो मुसलमान उसको जो है भरोसा करके वोट देते। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्लान ए, प्लान बी से होशियार रहिए। महाराष्ट्र के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, तेलंगाना के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, यार जिंदा सोबत बाकी।